बाबा साहिब फूले दंपति, फातिमा शेख, इन लोगों ने दलित आदिवासियों को, जो हाशिए पे खड़ा समाज है, उसको वो शक्ति ताकत दी है, शिक्षा की ताकत, जिसको पाकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने अधिकार जान रहे हैं। मेरे साथ सत्येंद्र कुमार हैं, जो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन आज वो उस नौकरी को छोड़कर उसको लात मार कर आए हैं और अपना न्यूज़ चैनल खोला है। तो उनसे जानेंगे कि क्या वजह थी कि वो सरकारी नौकरी, जिसकी तैयारी सब लोग करते हैं, जो चाहते हैं, भले ही सरकार को कितनी भी गालियां दे लें, लेकिन आज भी हमारे समाज में सरकारी नौकरी की वैल्यू ज़्यादा है और सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ उसको लात मारी और अपना न्यूज़ चैनल खोला। तो उसी की वो पीछे की जो पूरी सक्सेस स्टोरी है वही जानना चाहेंगे। सत्येंद्र जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है मुकनायक में। शुक्रिया मैम। सत्येंद्र, सरकारी नौकरी में क्या थे, कब से थे, कैसे लगे, मैं पूरा जानना चाहूँगी। जो एक जर्नी है आपकी, वहाँ से लेकर एक जर्नलिस्ट बनने तक की सबका सफर। मैं बात करता हूँ मैम अपने कॉलेज के दौर से। मैंने 2009 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन स्कोर भी कम था और जिसके चलते मैं अपनी आगे की पढ़ाई परसू नहीं कर पाया, क्योंकि इतना जानकारी नहीं थी मुझे। तो पिताजी का विरोध भी मुझे झेलना पड़ा और उन्होंने क्योंकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई परसू नहीं कर पाया था, तो उस समय मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। तो मैंने 3-4 महीने के लिए अपना घर भी छोड़ दिया था जब मैंने ग्रेजुएशन किया था 2009 में ही। और उसके बाद फिर मुझे पिताजी का ही फ़ोन आया था कि अगर अब तुम अपनी पढ़ाई परसू नहीं करना चाहते हो तो नौकरी ही कर लो। तो क्योंकि पिताजी का रेफरेंस था और मुझे एक अच्छी नौकरी, प्राइवेट जॉब मिल गई, जिसमें लगभग मैं 30-35 हज़ार रुपये कमा लेता था 2010 से और 11 की बात। लेकिन 1-1.5 साल बाद नौकरी को करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ कहीं ना कहीं अंदर बहुत खालीपन मुझे लगता था। मुझे अब तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई और बाबा साहब के मूल्यों की जो लड़ाई है, वो मैं उसके लिए इतना सजग नहीं था, ना ही मुझे इतनी जागरूकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खालीपन होता था। और फिर मैंने एक दिन ये फ़ैसला लिया कि मैं ज़िंदगी में ये तो नहीं करना चाहता हूँ, और बिना अपने घर वालों की सहमति के मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में लगभग मुखर्जी नगर में 1-1.5 साल तक मैंने तैयारी करी और पूरी दुनिया को भूलकर मैंने तैयारी करी। और इसी बीच 1 साल की मेहनत के बाद ही मुझे CISF में सब इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई, और जिसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई हैदराबाद में और मुझे गुजरात में पोस्टिंग मिल गई। नौकरी को 1 साल मैंने किया, लेकिन 1 साल करने के बाद ही मुझे फिर से वो खालीपन महसूस हो रहा था और कहीं ना कहीं मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था और बड़ी ही घुटन में मैं वो नौकरी कर रहा था। आपकी 2 बार सरकारी नौकरी लगी? एक बार तो मैंने प्राइवेट नौकरी करी थी, लेकिन वो अच्छी MNC कंपनी थी जिसमें मैं 35 हज़ार रुपये तकरीबन कमाता था। दूसरी बार मेरी सरकारी नौकरी लगी थी। तो अपने इस खालीपन को कैसे भरूं मुझे समझ नहीं आ रहा था, और लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं ज़िंदगी भर तो ये सब इंस्पेक्टर की नौकरी जो है कर नहीं पाऊँगा। तो अपने घर वालों को मैंने ये बात बताई कि नौकरी में मुझे खुशी नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ और मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि एक सामान्य परिवार का लड़का अगर उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो किस तरीके से घर वाले चाहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करे, क्योंकि एक सामाजिक जो प्रतिष्ठा मिलती है वो कहीं ना कहीं परिवार के साथ भी जुड़ जाती है। तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आपको नौकरी करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ये फ़ैसला ले लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है और मैंने रिज़ाइन कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मैं IAS की तैयारी करूँगा, जिसके बाद IAS की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली में भी आ गया और दिल्ली में मैं करोल बाग में रहने लग गया और 5-6 महीने मैंने IAS की तैयारी करी। इसी बीच मेरे भाई जो कि उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने उनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। और ये एक बड़ा ही अहम जो कड़ी मेरी लाइफ में हुई, जिस पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं सब कुछ पा भी लूँ, मैं बहुत कुछ बन भी जाऊँ, तो भी क्या। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के दर्द को, अपने भाई के दर्द को थोड़ा ज़्यादा मतलब अहमियत दी और अपने IAS के जॉब को छोड़ के मैं अपने भाई को अपनी एक किडनी भी डोनेट करना चाहता था। लेकिन उसी बीच उनकी पत्नी जो है वो बीच में आई और उन्होंने मेरे भाई को नई ज़िंदगी दी।
और फिर मुझे ये सोचने का मौका मिला कि अगर मैं आईएएस भी कर लेता हूँ और मैं ये नौकरी पा भी लेता हूँ, तब भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि मैं किस तरीके से, क्योंकि अब इस बीच जब मैं सरकारी नौकरी की मैंने तैयारी करी, मैंने आईएएस की भी तैयारी करी और एक अच्छा खासे मेहनत से मैंने ये पढ़ाई करी, तो मुझे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो समझ आ चुकी थी। क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पिताजी जो कि एक हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं, तो मेरे पिताजी अपने सरनेम के पीछे कौशिक लिखते थे, जो कि एक स्वर्ण कास्ट है। तो मैंने शुरू से ही अपने पिता को देखा है कि किस तरीके से जाति को लेकर उनको तरह तरह की अवहेलनाएं झेलनी पड़ी, और जिसको छुपाने के लिए 1975 की बात है, उस दशक में जब वो दिल्ली आए, उस समय जातिवाद बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने नाम के पीछे कौशिक लगाया था। और जब मैं प्राइवेट नौकरी में उनके रेफरेंस से भी गया था, तो अंदर ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी पहचान छुपा रहा हूँ, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे मतलब बहुत ही बेचैनी फील होती थी। और मैंने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके की ये सोसाइटी में अरेंजमेंट है, इसके लिए मुझे लड़ना है, उसके लिए कुछ करना है। और तब ये बाबा साहब अम्बेडकर और इनके विचार, जो रामास्वामी पेरियार हैं, फूले हैं, साहू जी महाराज हैं, इन लोगों के विचारों से मैं थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने भी लगा था। तो कहीं ना कहीं ये अंदर से मुझे आवाज़ आती थी कि तेरी ज़िंदगी में कुछ और उद्देश्य हैं, और तुझे जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा है कि पे बैक टू सोसाइटी। लेकिन आईएएस की नौकरी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं वो नौकरी भी कर लेता, तो क्योंकि उस नौकरी के करने के बाद भी मैं एक अच्छे लेवल पे लोगों का भला तो कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाता, क्योंकि मुझे अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो किसी, अगर आप नौकरी में हैं तो आईएएस नो डाउट एक बहुत अच्छा पद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, कुछ, चाहे वो सरकारी जिम्मेदारियां हों, चाहे वो उस पद की जिम्मेदारियां हों। और मैं उन जिम्मेदारियों से अलग हटकर, मुक्त होकर काम करना चाहता था, क्योंकि मैंने बाबा साहब की जीवनी को भी पढ़ा है, जिस तरीके से बाबा साहब को भी उनके जीवन में तमाम जो पदों को उन्होंने ठुकराया, वो किस तरीके से जो गुजरात की जो बड़ौदा सरकार थी, उसमें जो सैन्य सचिव के पद पे रहे वो, फिर वो महाराष्ट्र में जो कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने वकालत भी करी, और इन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए अपने समाज को जब वो देखते थे, तो इन तमाम चीज़ों को, अपने खुशियों को छोड़कर उन्होंने ये राह चुनी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे वो प्रेरणा उनसे मिल रही थी कि अगर मुझे जीवन मिला है तो अपने लिए मुझे नहीं जीना है, क्योंकि गाँव में मैंने इस चीज़ को बड़े करीब से देखा है। गाँव में जिस तरीके का हमारे समाज में एक सामाजिक ताना बाना है, उसको मैंने बड़े करीब से देखा है। किस तरीके से हमारे देश में करोड़ों लोगों को आज भी सिर्फ जाति के नाम पर कितनी जो है अवहेलना, कितना दुख और कितना तिरस्कार झेलना पड़ता है। आज भी लोग कहते हैं कि आज हम 21वीं शताब्दी में और जातिवाद नहीं है देश, लेकिन इसका प्रत्यक्ष जो उदाहरण है वो गाँवों में देखने को मिल जाता है। किस तरीके से आज भी गाँव में बस्तियाँ जो हैं वो अलग अलग बसाई जाती हैं। अगर आप एक स्वर्ण हैं तो उनकी बस्तियाँ अलग हैं, अगर आप लोहार हैं उनकी बस्ती अलग है, चमारों की बस्ती अलग है, पासी जो समाज है उनकी बस्ती अलग है, सबकी बस्तियां अलग हैं, और सबके लिए कुछ रूल और कायदे बनाए गए हैं। वहाँ के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, स्वर्ण समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कुछ रूल बनाए हैं, और आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है अगर वो उस नियमों को तोड़ने का। तो आपने पत्रकार बनने का ही क्यों चुना, क्यों अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया? जब मैंने आईएएस की तैयारी को छोड़ा और मुझे ये डिसाइड करना था कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि अगर लोगों की बात को रखने का, लोगों की दुख तकलीफ़ों को रखने का सबसे अच्छा जरिया क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मुझे, मेरे दिमाग में ये जर्नलिज्म का ख्याल आया कि जर्नलिज्म ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ, और निष्पक्ष तरीके से जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। और मैंने निर्णय लिया कि मैं करूँगा। हालांकि जर्नलिज्म में मुझे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वही है कि जहाँ चाह वहाँ राह, मैंने ये मुहावरा भी सुना ही है, और ना मैंने कुछ देखा नहीं और निर्णय लिया कि मुझे जर्नलिज्म करना है। और मेरे पिताजी खुद का बिजनेस भी चलाते हैं, वो चाहते थे कि मैं बिजनेस संभालूं। थोड़े समय के लिए मैंने संभाला भी, लेकिन मुझे जो है अंदर से बहुत। कब शुरू किया आपने? जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो 2018 में मैं आ गया था, 2019 के आखिरी में मैं आ गया था, दिसंबर में। तो 2020 तक मैंने पिताजी का काम संभाला, लेकिन काम संभालने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पैसों के लिए, हालांकि अपने जो जीवन है जीने के लिए आर्थिक रूप से आपको
कुछ जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अगर मुझे आर्थिक रूप से जिम्मेदारियां ही लेनी ही पड़ेंगी तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी राह चुनूं जिसको करके मैं खुद भी खुश रहूं और अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां भी उठा पाऊं परिवार की। पत्रकारिता में पैसा नहीं है, जी। तो अभी कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं? किस तरह से फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना? अभी जो मैंने जर्नलिज्म किया है, मुझे अभी 4 महीने ही शुरू किए हुए हैं और अभी तक मेरी कोई आमदनी नहीं हो पाई है। हालांकि चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। 5,500 लोग जुड़ चुके हैं मेरे से, चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। ये मैं काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ क्योंकि फाइनेंशियली मुझे दिक्कत भी क्योंकि इसी बीच मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा और मैं अपना घर, जो कि पिताजी का बनाया हुआ बहुत बड़ा और बढ़िया घर है, वो छोड़ के मैं अभी नोएडा में रहता हूँ, किराए से ही रहता हूँ। तो मैं वहाँ रह रहा हूँ और वहीं से ही अपने इस काम को कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा आर्थिक संकट का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है और मेरा काम चल रहा है और मुझे कोई गिला भी नहीं है। और मुझे ये भरोसा है कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं, चाहे मुझे पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन जो मेरी एक अंदर की आवाज़ है उसको मैं शांत कर पाऊँगा, समाज की आवाज़ को उठा पाऊँगा और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँच पाऊँगा, उनकी बात को रख पाऊँगा, जो मेन मीडिया या मुख्य आज मेट्रोपॉलिटन सिटी तक जिनकी आवाज़, दिल्ली जैसे शहरों तक जिनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। अच्छा सत्येंद्र, एक चीज़ और ये बताइए, आप सरकारी नौकरी में सब इंस्पेक्टर थे और अभी जो देश में माहौल है वो पुलिस में है, तो आप जानते हैं कि उन्हीं की एक तरह से दादागिरी भी चल रही है और उनसे लोग डर भी रहे हैं और जिसलिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं वो हम सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर थे, तब आपने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस लिया और क्या आपको लगता है कि आज अगर मैं सब इंस्पेक्टर होता और एक जर्नलिस्ट ना होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मेरे पास एक पावर थी उस समय? मुझे पहली बात तो सब इंस्पेक्टर जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोच के ही मुझे बहुत ही, अब मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा डिसीजन लगा अपना। आज मैं जब डेली सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आज़ाद हूँ। सब इंस्पेक्टर की नौकरी में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं आंशिक तौर पे ही आज़ाद हूँ। हालांकि एक अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छे पैसे भी हुआ हूँ, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप हैं और खास करके अगर आप यूनिफॉर्म की नौकरी कर रहे हैं तो आप कुछ नियमों से बंधे हुए होते हैं, आप आम सिटीजन से अलग होते हैं। आप अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपनी पर्सनल भावनाओं को आपको दबाना पड़ता है, चाहे परिवार में किसी तरीके की कोई समस्याएं हों, चाहे सामाजिक रूप से कोई समस्याएं हों, आप उनको जाहिर नहीं कर सकते हैं। आपको नौकरी करनी है क्योंकि आप उस पद पे हैं और आपकी जिम्मेदारियां और आप उन जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि इससे अलग हट के मुझे कुछ करना चाहिए और तभी मैंने ये निर्णय लिया कि, और आज मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं ये काम कर रहा हूँ। कुछ चुनौतियाँ हैं, आर्थिक संकट भी है, लेकिन बहुत खुशी होती है और मैं सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सत्येंद्र थे हमारे साथ। और सत्येंद्र, आप कहाँ से थे, थोड़ा सा ये नहीं बताया जी। दरअसल मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ रहने वाला, लेकिन मेरी पिताजी जैसा कि 1980 के दशक में ही यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में शिफ्ट हो गए थे। वो शुरू से ही वहाँ नौकरी करते हैं, तो मेरी पढ़ाई लिखाई जो स्कूलिंग है वो हरियाणा से ही हुई है। मैंने 10वीं तक हरियाणा बोर्ड से पढ़ाई करी है, 11वीं 12वीं मैंने CBSE बोर्ड से पढ़ाई करी है और मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। थैंक यू। सत्येंद्र थे हमारे साथ और एक नहीं, एक सरकारी नौकरी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, अच्छा कमाते थे। वहाँ से भी छोड़ के इन्होंने पत्रकारिता चुना। वहाँ पे भी कहीं पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो इनको जर्नलिज्म में मिल रहा है, और ये सब हो पाया है सिर्फ बाबा साहिब की वजह से, फूले दंपत्ति, फातिमा शेख और जो हमारे बहुजन आइकन हैं जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उनकी वजह से। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक। उससे पहले एक चीज़ और कहूँगी, इनके न्यूज़ चैनल का नाम है द न्यूज़ रे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।